हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। जैसे कल हमने देखा था क्लासिकल थ्योरी, आज हम देखेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उस पर डिपेंड करता है काम कैसा हो रहा है, कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कंपनी का जो काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसे किस तरीके से किया जाता है। तो टेलर ने कहा था कि जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसे साइंटिफिक मेथड से किया जाए, ताकि जो भी काम हो रहा है उसमें टाइम बचे, टाइम की बर्बादी ना हो, जो भी रिसोर्स ज़्यादा यूज हो रहे उनकी बर्बादी ना हो, काम को इफिशिएंटली तरीके से जल्दी से कंप्लीट किया जाए, उन्होंने कहा था। और सेकंड जो है नियो क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी में कहा गया है कि ओनली एम्प्लॉयज के काम पर ध्यान ना दिया जाए, उसके नियो क्लासिकल थ्योरी में उसके मानव पक्ष पर ध्यान दिया गया, मानव पक्ष पे जोर दिया गया है कि जो भी एम्प्लॉइज, जो भी वर्कर्स उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस पे ध्यान दिया जाए। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नियोक्लासिकल थ्योरी फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट, हाईलाइटिंग मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड ग्रुप रिलेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन। नव शास्त्रीय सिद्धांत नियोक्लासिकल थ्योरी कहती है कि मानव पक्ष पर ध्यान दिया जाए, जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, उनके फीलिंग की वो क्या चाहते हैं, उन्हें किस चीज की कमी हो रही है, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है काम के लिए, उसके फीलिंग्स पे, उसके इमोशंस पे ध्यान दिया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें कम्युनिकेशन सिखाया जाए, उन्हें लीडरशिप दिया जाए, सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाए मानव पक्ष के तौर पर, ताकि वो जो काम कर रहे हैं, जो भी वर्क हो रहा है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो जल्दी से कंप्लीट हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये कहा था नियो क्लासिकल थ्योरी ने। क्लासिकल थ्योरी रूल्स, स्ट्रक्चर, इफिशियंसी पर ध्यान दिया गया था, लेकिन वर्कर की फीलिंग और मोटिवेशन और रिलेशन को नजरअंदाज किया गया था। इसी कमी को पूरा करने के लिए नियो क्लासिकल थ्योरी कही थी कि मानव पक्ष पे ध्यान दिया जाए। नियो क्लासिकल थ्योरी के मेन नियो क्लासिकल थिंकर से इल्टन मायो, जिसका वर्क पीरियड था 1880 से 1949 तक, उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी दी थी। और सेकंड है मेरी पार्कर फॉलेट, जिनका टाइम पीरियड था 1868 से 1933, जिन्होंने बिहेवियर साइंस थ्योरी दी थी। जब मेरी पार्कर फॉलेट ने बिहेवियर साइंस थ्योरी दी थी, उसके पहले क्या था, उस थ्योरी पे अदर थिंकर्स ने काम किया था। कौन कौन से थे? मैस्लो, एम्स्टरडैम, लिंकन और शिमोन। इन्होंने सब पहले ही बिहेवियर साइंस थ्योरी पर वर्क किया था, पर उस टाइम वो डेवलप नहीं हुई। मतलब उसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट ने उस पर वर्क किया, उस थ्योरी को डेवलप किया था। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी है, जिन्हें एल्टन मायो ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट नियो क्लासिकल थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मतलब मानव संबंध सिद्धांत। तो मानव ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कहती है कि जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉय इसमें काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, कि वो क्या चाहता है उस पर ध्यान दिया जाए। डेफिनेशन वो कहती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से दैट वर्कर्स आर नॉट मोटिवेटेड ओनली बाय मनी। जो वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो ओनली पैसों से, मनी से मोटिवेट नहीं होते हैं, बट आल्सो देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड ग्रुप रिलेशन। उन्हें उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके इमोशंस को समझना, उनसे ग्रुप रिलेशन रखना, मतलब आपसी संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो वर्कर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा देके खुश नहीं किया जा सकता, उनकी भावनाओं को समझना, वो जो चाहते हैं उस प्रकार का उन्हें माहौल देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके हिसाब से काम होता है तो क्या होता है, जो काम अच्छा करते हैं, खुश रहते हैं, और उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग सिर्फ पैसों से मोटिवेट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी फीलिंग, सेंटिमेंट्स, ग्रुप रिलेशन भी उनको काम को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि उन्हें सैलरी ही नहीं चाहिए, उन्हें ग्रुप रिलेशन चाहिए, और उन्हें ऐसा लगे कि उनकी फीलिंग को समझा जा रहा है।
ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को इल्टन मायो ने दिया था, उसका टाइम पीरियड था 1920 से 1930 तक। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है 1950 का टाइम लेता है कि 1880 से 1950 का, पर इसका एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया था गया था कि 1920 से लेके 1930 के बीच। कोई ऐसा एग्जैक्ट सन नहीं है कि 1925 या 1926, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम मतलब ईयर नहीं है। 1920 से लेके 1930 के बीच ये थ्योरी डेवलप हुई थी। का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहती है काम में सफलता के लिए ह्यूमन फीलिंग और ग्रुप रिलेशन पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल दिया है, अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स को सिर्फ सैलरी दी जाए लेकिन उन्हें बुरा व्यवहार किया जाए तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। वैसे ही अगर जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक वर्कर, जैसे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं ना, तो अगर उनकी जो सैलरी है मान लो 25,000 है, ठीक है, 25,000 है, और उन्हें जो वर्क माहौल है, जो उनका इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और 25,000 उनकी सैलरी है, पर उससे वो क्या खुश नहीं होंगे। उन्हें क्या, सैलरी भले ही थोड़ा कम हो, बाकी जो उनका इन्वायरमेंट है, जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट अच्छा मिले, तो क्या होगा, वो खुश होंगे और अच्छे से प्राउडली होके काम करेंगे। अगर मैनेजर उनकी फीलिंग को समझे, उनकी प्रॉब्लम सुने, ग्रुप में फ्रेंडली माहौल बनाए, तो वर्कर्स ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छा काम करेंगे। ये कहती है ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कि ओनली पैसे पर डिपेंड नहीं है, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी फर्स्ट न्यू क्लासिकल थ्योरी जो एल्टन मायो ने दी थी 1920 से 1930 के बीच। सेकेंड न्यू क्लासिकल थ्योरी देखते हैं। सेकेंड न्यू क्लासिकल थ्योरी थी बिहेवियर साइंस। ठीक है, व्यवहार विज्ञान। बिहेवियर साइंस थ्योरी कहती है कि ओनली ओनली वर्कर्स खुश रहे, मतलब काम करने टाइम खुश रहेंगे, इससे सिर्फ काम नहीं होता। ओनली वर्कर्स खुश है और काम कर रहे हैं, नहीं, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, उन्हें लीडरशिप की जरूरत है। बिहेवियर साइंस थ्योरी कहती है, बिहेवियर साइंस थ्योरी फोकस ऑन द स्टडी ऑन ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर साइंस थ्योरी संगठन में लोगों के व्यवहार का अध्ययन करती है, मतलब जो भी वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, उसके बिहेवियर पर ध्यान देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कि वो किस डिसिप्लिन में है या नहीं है, किस मैनेजर्स की इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके जो बिहेवियर है, सभी चीज पे ध्यान दिया जाता है। यह बताती है कि मोटिवेशन, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, और आपसी अच्छे संबंध, काम की दक्षता मतलब इफिशियंसी, अपने काम में इफिशियंसी लाना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और संगठन अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा करती है। बिहेवियर साइंस थ्योरी कहती है कि ओनली वर्कर्स खुश रहेंगे तो काम करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। वर्कर्स को मोटिवेशन चाहिए टाइम टाइम पर, उनको लीडरशिप चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफिशियंटली तरीके से पूरा हो सके, और उन्हें सिर्फ फीलिंग और इमोशन समझने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें लीडिंग किया जाए, और उन्हें अच्छा व्यवहार और अच्छा माहौल दिया जाए वर्क मतलब काम करने का। ठीक है, बिहेवियर साइंस थ्योरी मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया था 1920 से 1930 के बीच। ठीक है, जो ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी थी और बिहेवियर साइंस थ्योरी है, उनका टाइम पीरियड है 1920 से 1930 के बीच का। कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया गया है, 1920 से 1930 के बीच का टाइम उसमें दिया गया है। बिहेवियर साइंस थ्योरी है, इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले वाली जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, यह सिर्फ कहती थी कि अगर कर्मचारी खुश होंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन बाद में बिहेवियर साइंटिस्ट मतलब एक बिहेवियर साइंटिस्ट था जो बिहेवियर स्कूल में मतलब प्रोग्रामिंग करता था, उन्होंने कहा कि उन्होंने समझा है कि सिर्फ खुशी काफी नहीं है, बल्कि मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब आपसी संबंध भी जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा माहौल मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अच्छा रहेगा, लीडरशिप होगी, मोटिवेशन होगा, तो काम और भी ज्यादा अच्छा होगा, कि उससे सैलरी के साथ उसका लीडरशिप, उसको मोटिवेशन, सारी चीजें उसमें बनी रहेगी।
एग्जाम्पल दिया है, अगर मैनेजर सिर्फ वेतन बढ़ा दे तो कर्मचारी थोड़े समय तक ही खुश रहेंगे। अगर मैनेजर ने उनकी फीलिंग्स को, उनकी ह्यूमन को मतलब जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनके इमोशन है, उसको समझ के उसकी सैलरी बढ़ा भी दी, तो क्या होगा कि जो उसके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो कुछ टाइम तक खुश रहेंगे कि ठीक है उनकी सैलरी बढ़ी है। जैसे कि अगर इस मंथ सैलरी बढ़ी तो 2 से 3 मंथ तक वो खुश होंगे कि हमारी सैलरी बढ़ी है, ठीक है। परंतु उनके जो मैनेजर, उनका जो मैनेजर है, उन्हें मोटिवेट करे टाइम टाइम पर, उन्हें सम्मान करे, उनको रिस्पेक्ट दे और उनकी प्रॉब्लम सुने। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स आती है, उनके साथ कोई पर्सनली दिक्कत होती है, या किसी इंसेंटिव से लेके, सैलरी से लेके, काम से लेके, जो भी वहां पर प्रॉब्लम्स आती है उनको सुने मैनेजर, तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा और एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे। मतलब उनको सिर्फ माहौल अच्छा चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, उनके साथ बिहेवियर अच्छा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, ये सारी चीज चाहती है कौन, नियो क्लासिकल थ्योरी में कहा गया था। नियो क्लासिकल थ्योरी में दो थ्योरी हमने पढ़ा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और एक था बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में कहा गया था कि वर्कर्स खुश होंगे तो काम करेंगे, मतलब उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग को समझा गया था। और बिहेवियर साइंस थ्योरी कहती है कि उनके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे और काम करेंगे, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, इतना ही काफी नहीं है कि उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, उनका बिहेवियर, उन्हें सम्मान दिया जाए, ये भी ज्यादा जरूरी है। तो साइंस नियो क्लासिकल थ्योरी में ये दो थ्योरी थी। अब थर्ड देखते हैं, मॉडर्न थ्योरी। जैसे हमने फर्स्ट देखा था क्लासिकल थ्योरी, सेकंड देखा न्यू क्लासिकल थ्योरी, अब थर्ड है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। जो मॉडर्न थ्योरी थी इसमें क्या हुआ था, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी में क्या था, काम कैसे होने चाहिए उस पर ध्यान दिया गया था, काम कैसा हो रहा है, कंपनी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया था। और उसके बाद जो नियो क्लासिकल थ्योरी आई, उसमें ध्यान दिया गया कि मानव पक्ष पे, कि उनको कैसा माहौल चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस, उनको बिहेवियर, रिस्पेक्ट, इस चीज पे ध्यान दिया गया। नियो क्लासिकल थ्योरी में कहती है, नियो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहती है, फोकस ऑन यूजिंग साइंस, सिस्टम एंड क्वांटिटेटिव मेथड टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहती है, आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत कहता है, मात्रता तरीकों का उपयोग करके संगठनों को बदलते वातावरण में प्रभावी ढंग से चलाने पर केंद्रित है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मतलब कोई बड़ा कुछ हो जाता है वहां पर, तो ओनली इमोशंस, ठीक है, काम करने का तरीका, ये काम नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ और यूज करना होगा। इसी पे मॉडर्न थ्योरी दिया गया था, उसमें क्या हुआ था, मात्रिकता मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स पे ध्यान दिया गया था कि उसको कैसे सुलझाया जाए। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मॉडर्न थ्योरी दी गई थी, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी के थिंकर्स थे, फर्स्ट था हर्बर्ट सिमोन, जिन्होंने 1950 में डिसीजन साइंस थ्योरी दी थी, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी में तीन थ्योरी है, फर्स्ट है डिसीजन थ्योरी, सेकंड है सिस्टम थ्योरी और थर्ड है कंटिन्यूजेंसी थ्योरी। डिसीजन साइंस थ्योरी को क्वांटिटेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। इसका टाइम है पीरियड है 1950, सिस्टम थ्योरी का टाइम पीरियड है 1950 से 1960 के बीच, और कंटिन्यूजेंसी थ्योरी का टाइम पीरियड है 1970। हर बुक में या आप गूगल सर्च करते आपको हर किसी का टाइम पीरियड अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हर्बर्ट सिमोन, जिन्होंने 1950 में डिसीजन साइंस थ्योरी दी। सेकंड है लुडिंग वॉन वेब्रटाइल वेब्रटाइल 1950 से 1960 में सिस्टम थ्योरी दी। थर्ड है जेडब्ल्यू लॉर्ड्स एंड पी आर लॉरेंस, इन्होंने 1970 में कंटिन्यूजेंसी थ्योरी दी, ठीक है। ये तीनों मॉडर्न थ्योरी है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन थ्योरी में क्या कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट है डिसीजन साइंस थ्योरी या क्वांटिटेटिव थ्योरी। डिसीजन साइंस थ्योरी को क्वांटिटेटिव थ्योरी भी कहा जाता है।
Decision science or quantitative school is a management approach that use mathematics, statistics, and quantitative method models to define problems, develop alternative, evaluate them, and choose the best possible solution for effective decision making. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है या बिजनेस में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, उससे सॉल्व करने के लिए मॉडर्न थ्योरी दिया गया था, जिसमें फर्स्ट डिसीजन ये क्या था, जो मतलब मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम्स होती है, स्टैटिक, इन्हें यूज करके इस थ्योरी को डेवलप किया गया था। डिसीजन साइंस थ्योरी कहती है निर्णय विज्ञान या मात्रात्मक दृष्टिकोण एक प्रबंधन पद्धति है। मतलब जो डिसीजन साइंस और क्वांटिटेटिव मेथड है एक पद्धति है, मतलब एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो गणित, सांख्यिकी मतलब मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और विभिन्न मात्रात्मक मॉडलों मतलब क्वांटिटेटिव मॉडल्स का प्रयोग करके समस्या को परिभाषित किया जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिकली, स्टैटिकली या फिर अलग मात्रात्मक मॉडल्स मतलब क्वांटिटेटिव मॉडल्स या अदर्स, जो भी प्रॉब्लम आती है इस सिचुएशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैथमेटिकली, स्टैटिकली या क्वांटिटेटिव मॉडली ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया जाएगा, इसलिए ये थ्योरी को डेवलप किया गया था। जैसे कि कोई किसी इसमें गणना करना है, कोई मॉडल बनाना है, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में डिसीजन साइंस थ्योरी को यूज किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, तो डिसीजन साइंस थ्योरी को क्यों दिया गया था? कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए दिया गया था। डिसीजन साइंस थ्योरी किसने दिया था? हर्बर्ट सिमोन ने दिया था। यह अप्रोच 1950 में डेवलप हुई। इसका कार्यकाल चल रहा था 1920 से लेकर 1950 तक। 1920 से लेकर 1930 के बीच में भी इसकी एक अप्रोच डेवलप हुई थी। बाकी जो हर्बर्ट सिमोन ने इसे 1950 में डेवलप किया था। उस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी थी। उस टाइम क्या हुआ था, जब मॉडर्न थ्योरी आई थी तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जस्ट खत्म हुआ था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई थी या गवर्नमेंट में जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई थी, उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन साइंस थ्योरी को दिया गया था। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, मिलिट्री ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, डिसीजन साइंस थ्योरी का यूज हुआ था। एग्जाम्पल है, मान लो एक फैक्ट्री में लिमिटेड रॉ मटेरियल है और डिसाइड करना है कि उसमें शर्ट ज्यादा बननी है या ट्राउजर्स। मान लो एक कंपनी है, उसमें क्या शर्ट और पैंट बनते हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल कम है, या तो सिर्फ शर्ट बनेंगे या तो सिर्फ पैंट बनेंगे। इसमें सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मैथमेटिकली चुना जाता है कि एक मॉडल दिया जाता है कि किस पे काम किया जाए, किस पे काम नहीं किया जाए। तो क्या होता है, एक मैनेजर लाइनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये एक मॉडल है, मैथमेटिकली मॉडल दी है, जिसका यूज करके ये निकाला जाता है कि किसकी ज्यादा जरूरत है, क्या बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही गणितीय तरीके को यूज करने के लिए मॉडर्न थ्योरी दी गई थी, जिसमें फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी थी डिसीजन साइंस थ्योरी। डिसीजन साइंस थ्योरी में ध्यान दिया गया था किस पे, मॉडल्स, क्वांटिटेटिव मॉडल्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिकली जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती थी उसमें इस चीजों का यूज करने के लिए डिसीजन साइंस थ्योरी दी गई थी। हर्बर्ट सिमोन ने 1950 में थ्योरी को डेवलप किया था। सेकेंड मॉडर्न थ्योरी है सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी इज द concept that an organization is a system made up of interrelated part working together to achieve a common goal। ठीक है, सिस्टम थ्योरी कहती है कि
सिस्टम थ्योरी के अनुसार कोई भी संगठन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रणाली है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके अलग अलग भाग आपस में मिलकर एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सिस्टम थ्योरी कहती है कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और 3-4 डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है, उसके जो मैनेजर्स है, ठीक है, सब मिलकर साथ में काम करते हैं, क्योंकि सभी का गोल एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव करना है। सिस्टम थ्योरी कहती है कि एक सिस्टम बनाकर उस गोल को अचीव किया जाए। उस मतलब सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जो लोअर मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो तीनों लेवल के मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वो को सबको एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाकर काम करना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से इफिशिएंटली तरीके से अचीव हो सके। ये सिस्टम थ्योरी करती थी। सिस्टम थ्योरी को लुडिंग वॉन बर्टलेनफी ने 1940 में दिया था, ठीक है। सिस्टम थ्योरी 1940 में डेवलप हुई, किसने दिया? लुडिंग वॉन बर्टलेंटी बर्टलेंटी फाइन ने दिया था, ठीक है, किसने? 1940 में। इस थ्योरी में बताया गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह काम करता है, यानी उसमें अलग अलग भाग जैसे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, रिसोर्सेस होते हैं, ये सब मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। मैंने आपको अभी यही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे सिस्टम, सारे डिपार्टमेंट के लोग, मतलब जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, सारे सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ये सिस्टम थ्योरी कहती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। मान लो एक स्कूल है, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लर्क, प्यून सब अलग अलग पार्ट है, ठीक है। प्रिंसिपल का काम अलग है, टीचर्स का काम अलग है, स्टूडेंट का काम अलग है, प्यून का काम अलग है, क्लर्क का काम अलग है, सबके डिपार्टमेंट अलग है, सबके काम अलग है। अगर केवल टीचर पढ़ाए और बाकी सपोर्ट ना करे तो स्कूल अच्छे से नहीं चल सकता। देखिए, अगर कोई टीचर है तो उसमें सिर्फ टीचरों से वो स्कूल नहीं चलेगा, उसमें प्रिंसिपल का जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट उसका होता है, स्कूल को मैनेज करना है, सब पे ध्यान देना है, तो वही करेगा। इसीलिए किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी स्कूल में हो, सारे डिपार्टमेंट के लोग, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर्स जो है, जो रिसोर्सेस है, सारे एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाकर काम करते हैं। यही सिस्टम थ्योरी कहती है। सिस्टम थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ पार्ट में नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह लेना चाहिए। थर्ड है कंटिन्यूजेंसी थ्योरी, ठीक है, आकस्मिकता सिद्धांत। जो मॉडर्न थ्योरी थी उसमें जो फर्स्ट हम देखे थे डिसीजन साइंस थ्योरी, सेकंड था सिस्टम थ्योरी, और थर्ड थी कंटिन्यूजेंसी थ्योरी। तो कंटिन्यूजेंसी थ्योरी कहती है, कंटिन्यूजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन दैट इफेक्टिव मैनेजमेंट डिपेंड ऑन मैचिंग मैनेजमेंट practice with the specific situation and environment, as no single method work best in all circumstance, ठीक है, सर्कल टेंस, ठीक है। जो कंटिन्यूजेंसी थ्योरी थी वो कहती है कि प्रबंधन की सफलता, मतलब जो मैनेजमेंट का जो की सफलता है, इस बात पर निर्भर करती है कि अपनाई गई विधियां, मतलब जो परिस्थिति होती है, जो विधि होती है, वो वातावरण के अनुसार कितनी उपयुक्त है, मतलब उस इन्वायरमेंट में कितनी काम आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर स्थिति में एक ही तरीका सर्वोत्तम नहीं होता, ठीक। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो ओनली एक जो सिचुएशन होती है या ऑल जो उसका जो रिजल्ट होने वाला है, जो उसको जिस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, उसे संभालने का कोई एक ही तरीका नहीं होता है, उसके अलग अलग तरीका भी होता है। अब हर एक सिचुएशन में एक ही तरीका काम नहीं आता है। कंटिन्यूजेंसी थ्योरी कहती है कि एक ही चीज पर एक ही रिजल्ट नहीं आ सकता, सभी का रिजल्ट अलग आएगा और सभी की जो डिसीजन है, सभी का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। हर एक स्थिति में अलग अलग तरीका यूज होता है, यूज होगा, एक ही तरीका हर स्थिति में यूज नहीं होगा। ये कंटिन्यूजेंसी थ्योरी कहती है। कंटिन्यूजेंसी थ्योरी जेडब्ल्यू लॉरेंस एंड पी आर लॉरेंस ने 1970 में किया, ठीक है।
कंटिन्यूएशन थ्योरी JW लॉरेंस एंड PR लॉरेंस ने 1970 में दी थी। क्लासिकल थ्योरी वन बेस्ट वे, मतलब क्लासिकल थ्योरी ने किस पे काम किया है, काम करने का तरीका, ठीक है, काम करने का तरीका कि उसको किस मेथड से किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए उस कंपनी को, और किस क्रम में किया जाए, ठीक है, ये किसने कहा है, क्लासिकल थ्योरी ने। न्यू क्लासिकल थ्योरी ने क्या किया है, ह्यूमन रिलेशन मतलब मानव पक्ष पे ध्यान दिया है, जो हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे कि मॉडर्न थ्योरी में हमने फर्स्ट देखा था डिसीजन साइंस थ्योरी, उसमें क्या हुआ था, जो बिजनेस में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ रही थी उसे हैंडल करने के लिए एक मैथमेटिक तरीका, स्टैटिक तरीका की जरूरत थी। उसमें क्या हुआ, उसमें क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी काम नहीं आई थी, तो हर जगह वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मैनेजर को प्रैक्टिकली पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशन अलग है और हर प्रॉब्लम का सिचुएशन अलग अलग होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंटिजेंसी थ्योरी दिया। मैनेजर को लगा कि हर जगह एक ही आइडिया, एक ही चीजें काम नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने कंटिजेंसी थ्योरी दिया और बताया कि मैनेजमेंट का कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, हर सिचुएशन और इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि हर तरीके से सिचुएशन आती है, हर तरीके की प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होना चाहिए, इस तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये कंटिन्यूजेंसी थ्योरी में JW लॉरेंस एंड PR लॉरेंस ने 1970 में बताया था, इस थ्योरी को डेवलप किया था कि हर सिचुएशन के लिए अलग रूल होना चाहिए, अलग रिजल्ट होना चाहिए, उसको एनालिसिस करने का तरीका अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, एक कंपनी में वर्कर्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है, अगर रीजन है सैलरी कम मिल रही है तो मैनेजर को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना होगा, ठीक है, अगर एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि हमें सैलरी कम मिल रही है तो क्या होगा, उनके टारगेट पे मैनेजर को इंसेंटिव देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। अगर रीजन है काम का माहौल खराब है तो मैनेजर को बेटर वर्किंग कंडीशन देनी होगी। अगर एम्प्लॉयज कर रहे हैं कि वो जो काम का इन्वायरमेंट है जहाँ वो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो मैनेजर को उस पर ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। यानी सॉल्यूशन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, ना कि मतलब सिचुएशन जो सॉल्यूशन है वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है, यही कंटिजेंसी थ्योरी है। अगर जो सिचुएशन है, अगर सिचुएशन है कि वहाँ आग लगी मतलब वहाँ फायर ब्रिगेड की जरूरत है, किसी की तबीयत खराब हो रही है हॉस्पिटल की जरूरत है, हर सिचुएशन में अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हर सिचुएशन में अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि हर एक सिचुएशन में वही के वही जो भी कंडीशन होती है उसे ही दोहराया जाए। तो कंटिन्यूजेंसी जो थ्योरी थी उसका एक ही मकसद था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग होना चाहिए, हर प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखना है उसमें, और हर प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करना, ये कंटिन्यूजेंसी थ्योरी में कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरीज खत्म हो गई। देखो अब मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो फर्स्ट थ्योरी थी हमने देखा था क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में हमने फर्स्ट क्या देखा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और थर्ड देखा था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। फिर नियो क्लासिकल थ्योरी आई, तो नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या था, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और सेकेंड उसमें थी बिहेवियर थ्योरी। थर्ड पढ़ा हमने मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में हमने क्या देखा था, फिर डिसीजन साइंस थ्योरी, सेकंड देखा सिस्टम थ्योरी, और थर्ड देखा कंटिन्यूजेंसी थ्योरी। तो हमने हर इसमें अलग अलग थ्योरी पढ़ा और हर थ्योरी का अलग अलग मानना है। जैसे कि जो क्लासिकल थ्योरी थी उसमें किस पे ध्यान दिया गया था, वर्क पे, कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है और कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। सेकंड जो नियो क्लासिकल में देखे हमने उसमें मानव पक्ष पे ध्यान दिया गया था, उसकी फीलिंग्स को ध्यान दिया जाए, एम्प्लॉयज की फीलिंग्स, उनको मोटिवेट किया जाए, लीडिंग किया जाए, उस पर ध्यान दिया गया। थर्ड जो हमने देखा मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में क्या था कि अगर कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसके लिए उसमें क्या हुआ, एक साइंटिफिक मतलब मैथमेटिकली स्टैटिकली क्वांटिव मॉडल्स दिए गए हैं इसमें डिसीजन साइंस थ्योरी में। सेकेंड में सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी में बताया गया है कि डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है वो एक ही से नहीं बना होता, उसमें मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, अदर वर्कर्स होते हैं, सबको एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करना चाहिए।
और कंटीन्यूजेंसी थ्योरी कहती है कि हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग होता है, तो सभी को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, ना कि सबका सॉल्यूशन एक ही साथ निकालना चाहिए। ये थे हमारी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो उसने प्रिंसिपल दिए थे, JW टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से लेकर, वो कल हम अगली क्लास में देखेंगे।